अब देखो आपको क्या पढ़ने वाला है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। अब जो ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स है बोलते हैं, क्या बोला उसने, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, नेमली अम्यूबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। हमारे सेल की मूवमेंट, अब देखते हो हमारी मूवमेंट है ना, सेल की मूवमेंट, इधर उधर हाथ फैलाना, ये करना वो करना, चलना फिरना, वो वाला मूवमेंट होता है। अब हम सेलुलर लेवल पर आए, कहाँ पर, सेल पर। और सेल की बोले हमने कि 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं। सेल्स कितने तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, 3। सबसे पहली कौन सी, अम्यूबॉइड। ठीक है, दूसरी सीलियरी, और तीसरी मस्कुलर। ठीक है, हमारे से लिए तीनों तरीके की कर सकते होते हैं। अम्यूबॉइड भी कर सकते हैं, सीलियरी भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अम्यूबॉइड मूवमेंट है वो अमीबा जो हमारा अंदर का साइटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट। और दूसरी तरीके से बोल सकते हो आप कोई अम्यूबॉइड मूवमेंट क्या मालूम है? अमीबा कैसा मूव करता मालूम है? घड़ी जैसा सर हाँ ठीक है, वो तुमने बोले सो साइड, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेनिंग, उसके अंदर हो रही मूवमेंट। लेकिन अम्यूबॉइड मूवमेंट एक टाइप की स्पेशल टाइप की मूवमेंट है, वो वाले में करें नहीं, वो सीले तो उसमें रहते हैं ना, उसमें तो उसमें रहते सीले, इसमें पैरामीशियम में, पैरामीशियम में। अमीबा के अंदर क्या था, सूडोपोडिया की मूवमेंट होती है। नहीं वो क्या करता, उसको देखो ऐसे वो रहते उसको, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, जो उसकी डेफिनेशन होता है। Some specialized cells in our body, like macrophages and leukocytes in blood, exhibit amoeboid movement. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm and as in amoeba. अब देखो यहाँ पर जब प्रोटोप्लाज्म हिलेगा इसका, तो ये जो है ना, ये ऐसे कॉन्टैक्ट रिलैक्स होकर आड़ा चढ़ा ऐसा चलना चालू करेगा, समझे? साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग हो रही है, ये चीज़ें घूम रही है इसके अंदर, ये चीज़ सही है, ये बात सही है। लेकिन ये जो सूडोपोडिया जो दिख रही है ना उसके, तो वो क्या करता है, ऐसा चलते रहता है, ऐसा इसके अंदर का मटेरियल हिलता है उसका, उसके बाद उसकी वजह से उसकी मूवमेंट होती रहती है और ऐसा आगे भी चलते रहता है। देखो इसको निकालो, इसको देख लेंगे। देख रहे हो इसको, वो क्या करते हैं, समझ में आ गया ना ऊपर? चलो देखो क्या बोला उसने, सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस। तो हमारी बॉडी की जो मैक्रोफेजेस सेल है, कौन से मैक्रोफेजेस, जो क्या करेंगे, हमारे को प्रिवेंट करेंगे, बचाएंगे, हाँ हमारी आर्मी के जैसा काम करते हैं ना। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं हमको, बहुत सारे मैक्रोफेजेस पढ़े अपन ने, मैक्रोफेजेस के बारे में नहीं पढ़े ना। मैक्रोफेजेस पैथोजन रहते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह आएगा तो उसको पकड़ के खा लेंगे वो, है ना। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट तो क्यों मालूम है, ल्यूकोसाइट्स बोले तो WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स, वो सारे के सारे क्या करते हैं, उनका फंक्शन ही क्या है, इम्यूनिटी, है ना, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करना। तो वो जो दोनों भी सेल है, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एक्जिबिट अ अम्यूबॉइड मूवमेंट। तो उनके अंदर अम्यूबॉइड मूवमेंट होती है। जैसे उनको फॉर एग्जांपल किसी पैथोजन को खाने के लिए जाना है तो क्या करेंगे, अम्यूबॉइड मूवमेंट करते हुए जाएंगे। क्या कर सकते हैं, ब्लड के अंदर जैसे सेल में है, वो सेल के अंदर टिश्यू में है, फिर उनको यहाँ पर जाना है, दूसरी जगह यहाँ जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे, अम्यूबॉइड मूवमेंट करते हैं, उनके अंदर साइटोप्लाज्म घूमेगा, साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होगी, उसकी मदद से वो आगे आ जाएगा नीचे। ठीक, कोई स्पेशल तरीके का पैर या फिर सीलिया फ्लैजिला उनके पास नहीं है, वो सेल ही है, वो क्या है, कैसा आड़ा टेढ़ा सेल है, बस इस सेल का साइटोप्लाज्म मूव करते रहेगा, घूमते रहेगा, उसकी मदद से, सूडोपोडिया की मदद से वो आगे आगे जाते रहेंगे। खून में रहेंगे तो उनको आसानी भी होगी। हाँ, ब्लड में रहेंगे, टिश्यू के पास में रहेंगे। तो हमारे यहाँ तो फ्लूइड तो कमी है ही नहीं बॉडी के अंदर, फ्लूइड तो वो साफ, इसलिए वो आसानी से मूव कर सकते हैं। It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm। ये कैसे होंगे बोलते हैं, affected है बोले तो किसके जरिए होंगी, किसके जरिए होंगी, सूडोपोडिया। अब देखो ये जो दिख रहे हैं, तो सूडो बोले तो फॉल्स, पोडिया बोले तो फीट, है ना, पैर। अभी पैर है क्या उनके, नहीं, लेकिन एक झूठा पैर बोलकर या फिर बस जस्ट इसकी केस में है तो वो बॉडी का एक वो उनका पार्ट, उस सेल का पार्ट है, लेकिन दिख रहा है ऐसा कि वो उसके चलने में मदद करा जाए, है ना, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स फीट बोलते हैं उसको। इफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म बाय, अब वो बनता कैसा है, अब ये जो बना, ये भी कैसा बना, तो जिसके अंदर का जो मटेरियल हो इधर साइड में चलेगा, इधर साइड में यहाँ पार्ट बन गया, फिर इधर साइड में चलेगा। अब ये थोड़ा आगे जाएगा, अब देखो ये ऐसा सेल है, इसको आगे जाने
तो पूरा मटेरियल पहले इधर चले गया तो यहाँ चले गया, फिर क्या होगा, फिर और मटेरियल इधर चले गया तो यहाँ चले जाएगा, है ना। फिर इस तरीके से आगे आगे चलते रहेंगे, फिर इधर चले गया मटेरियल और ऐसा इस तरीके से चलते रहा, टेंशन का काम ही नहीं। तो सूडोपोडिया कैसे बनते हैं? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। सूडोपोडिया कैसे बनते हैं? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना। एज इन केस ऑफ अमीबा, हाँ प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो अपना वो रहता है ना, न्यूक्लियस में इन्वॉल्व रहता है उसमें, तब प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो उसे। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर also involved in amoeboid movement। अब साइटोस्केलेटल एलिमेंट बोले तो हमारे सेल के अंदर क्या रहते हैं, बारीक बारीक धागे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, एकदम जेली आती ना अपनी, जैसे जेली ले लिया, या फिर वो क्या बोलेंगे उसको अपना एकदम चिपचिपा कोई सब्सटेंस आता है, स्लाइम, हाँ स्लाइम, हाँ स्लाइम आता है, उसको ले उस तरीके से ले लिया मैंने और उसको ज़मीन पे डाल लिया, तो क्या चल पाएंगे? जेली ले ली, एकदम एकदम पतली सी जेली है, दाढ़ी मोटी नहीं है, साफ करते हुए आते हैं उसको वैसा आता है ना एक सब्सटेंस, वैसा ले लिया डाल दिया, हाँ तो क्या वो चल पाएगा ज़मीन के ऊपर? नहीं चल पाएगा। क्यों? तो उसमें सख्ती नहीं। अब जैसे पेन है, पेन को मैं ऐसा फेंका तो ये रोटेट कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत हार्डनेस है ना। वही क्या करा मैंने, एक लो और एक ऐसा कोई भी इसका बॉल बना दिया, आटे का बॉल बना दिया, उसको मूव करा थोड़ी बहुत वो रोटेट तो कर देंगे, लेकिन उससे भी अगर कोई नरम चीज़ रही तो रोटेट नहीं कर जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि चलने के लिए भी थोड़ा बहुत उसको वो होना ना, कड़कनेस होना, उसको एकदम नरम रहेगा तो तब जाएगा टेस्ट को। तो स्लाइम चलता है, ऐसा फेंके तो उसको चिपक जाता है ना, हाँ। तो इसलिए अगर हमारे सेल के पास में ऐसा एक तार के जैसा कुछ रहेंगे जो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे और फिटनेस देगा, तो उसके अंदर मजबूती आएगी, इसकी वजह से आसानी से रोटेट कर पाएंगे, समझे। तो इसका स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म तो चल ही रहा था, साथ साथ माइक्रोफिलामेंट जो रहते हैं ना, ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबा, ये भी मदद करते हैं, ये भी क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब ये तार भी क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चरल मोटिलिटी या फिर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इसकी वजह से आसानी से मूव कर पाएंगे, समझे। तो अमीबाइड मूवमेंट में दो चीजें मदद करी, एक तो स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, दूसरी चीज हाँ सॉरी स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और दूसरी चीज हाँ यानी माइक्रोफिलामेंट्स बोल सकते हैं। सिंपल तो माइक्रो बोले तो देखो ऐसे धागे नहीं है, माइक्रोफिलामेंट बोले तो धागे रहते हैं। और साइटोस्केलेटन, हाँ साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है, इसके अंदर क्या था, माइक्रोट्यूब्यूल्स। वहाँ जो देखे थे अपन ने सीलिया फ्लैजिला हो चाहे फिर वो सेंट्रियोल हो, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, तो उसमें एक ये पार्ट भी रहता, माइक्रोफिलामेंट भी रहते हैं ना, हाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसने वो माइक्रोफिलामेंट की, चलो समझे, हाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं उसमें। तो सीलिया फ्लैजिला जो बने हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से, और ये यहाँ पर क्या दिए गए, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है चलो। तो अमीबाइड मूवमेंट में दो चीजें हेल्प करी, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ने, और दूसरा साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट्स। Ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs, which are linked by ciliated epithelium। अब जो ciliary movement होती है, ciliary movement तो बहुत ही सिंपल है ना, क्या रहेंगे, सेल रहेंगे, ये सेल है, इसके ऊपर cilia रहेगी, ये कोई भी इस चीज़ को ऐसा cilia से रोटेट करते करते, जैसे cilia से खींचते खींचते उसको इधर क्या समझा रहा है, ये ciliary movement करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखिए चीज़, वो क्या करेंगे, ऐसा ऐसा करते हैं, cilia मूव करते करते उसको आगे बढ़ाएंगे। Ciliary movement occur in most of our internal tubular organ। अब ये जनरली रहती है यहाँ पर, जो हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये जो चीज़ है ट्यूबुलर ऑर्गन है अपने, ट्यूबुलर ऑर्गन, तो उसके अंदर रहेंगे सीलिया। तो ciliary movement occur in most of the internal tubular organs which are linked by ciliated epithelium। cilium यानी अपने फॉर एग्जाम्पल ये रहता है अपना थ्रोट, यानी ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर क्या रहता है, सीलिया रहता है, सेल्स रहते हैं, सीलियरी एपिथेलियम रहते हैं, यानी उसकी जो कवरिंग रहती है वो सीलिया की रहती है, ऐसे छोटे छोटे सीलिया रहते हैं उसमें। ये क्या करते हैं, म्यूकस को ऊपर ऊपर करते रहते हैं, जो बलगम आता है ना वो यही रहते हैं, ये क्या करते हैं, उस म्यूकस को ऊपर ऊपर करते रहते हैं, ताकि उसके अंदर जो फंस के जो उसके अंदर जो फंस गया, क्या बोलेंगे उसको, अपने पैथोजन या फिर जो भी गंदगी है वो उसके जरिए से बाहर निकल सके, इसके जरिए म्यूकस के जरिए, ठीक है समझे। तो म्यूकस ऊपर कैसा आ रहा हो, ये उसको ऊपर लौटते रहते, ऊपर पुश करते रहते, ऐसा ऐसा ऐसा, और जो नीचे रहेंगे तो नीचे भी पुश कर सकते हो, उसको दोनों साइड में पुश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के अंदर देखे अपन,
इंटेस्टाइन में विलाय रहती है, वो तो वहाँ पुश करने का तो काम ही नहीं, वहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन से काम चल जाता। तो एक तो ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के अंदर ही रह सकते, और ये उसमें हाँ बिल्कुल फीमेल की फैलोपियन ट्यूब सही आएगा ना, कोई हो जा रहा है ठीक है। The coordinated movement of cilia in trachea help in the removal of dust particle and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air है। अब coordinated यानी एक साथ सारे के सारे जो ये cilia मूव करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, तो हमारे जो म्यूकस में जो फंसा हुआ डस्ट पार्टिकल है या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस, वो इसकी वजह से क्या होगा बाहर आकर उसको अपन एक्सपेल आउट कर देंगे, है ना। तो ऐसा उसको अपन बाहर फेंक सकते हैं। ये जो मूवमेंट हो ये कौन सी, इसका मतलब फिर सीलियरी मूवमेंट। तो उसने बोला सिंपल बोला है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया, कहाँ पर हुआ ये, ट्रैकिया में, help in the removal of dust, removing of dust particle and some of the foreign substances inhaled along with atmospheric air। यानी हमने जो भी एटमॉस्फेरिक एयर की मदद से जो पार्टिकल हमारे अंदर चले गए, धूल मट्टी या फिर कोई बैक्टीरिया वायरस जो भी गए थे अंदर, तो उसको उसके अंदर ट्रैप करके म्यूकस पर ट्रैप करके आसानी से बाहर फेंक दिए। वो कैसा फेंक पाए, सीलिया की मदद से। अगर वहाँ सीलिया नहीं होता तो वो सारा चीज़ें अंदर चले जाता। पैसेज ऑफ ओवा through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement। अब जो पैसेज ऑफ ओवा है, जो अपना फीमेल गैमेट जो बनता है वहाँ से जो एम्बुलर रीजन की तरफ आता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो भी कैसा होगा, सीलियरी मूवमेंट के जरिए। इसको तुम देख सकते हो, जब उसमें ठीक है, हम देखो अपन वो भी देख लिया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूवमेंट भी देख लिया। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट। अब देखो मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, अब हमारे जो हाथ पैर की जो मूवमेंट है, लिम्स बोले तो आजा है ना, तो उसमें क्या रहेंगे, अपना हाथ पैर रहेंगे ना, गर्दन हाथ पैर करके, जॉस जबड़े की मूवमेंट जॉस, उसके बाद में टंग जबान की मूवमेंट, इटीसी रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। इसके लिए क्या जरूरत रहती है, बोलते मस्कुलर। अब ये सीलिया से मूव कर सकते हैं, कोई सीलिया लगेगा कि यहाँ पर सीलिया से मूव कर लिया, नहीं एम्यूवाइड कर सकते हैं, पूरा मटेरियल इधर साइड में आएगा मूव कर लिया, नहीं कर लिया ना, तो यहाँ मस्कुलर मूवमेंट की, और इस पूरे चैप्टर में अपने मस्कुलर मूवमेंट पर ही फोकस करेंगे। रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकेशन locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organisms। अब देखो क्या बोला उसने, the contractile property of muscles and are effectively used for locomotion and other movement by human beings and majority of multicellular organisms। मसल की कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है ना, यानी लम सकती है, कम हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मसल्स को, तो वो प्रॉपर्टी की वजह से उसको मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और अपन तो बहुत सारे मूवमेंट उसकी मदद से करते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म से लोकोमोशन के लिए यानी जगह को चेंज करने की सबसे बड़ी मूवमेंट कौन सी रहती है, लोकोमोशन ही सबसे बड़ी मूवमेंट, तो उसके अंदर उससे मदद मिलती है। अब अगर सोचो फॉर एग्जाम्पल हम अगर ये अमीबाइड मूवमेंट से लोकोमोशन करने लगे तो कितना टाइम लगेगा, या फिर सीलिया से लोकोमोशन करने लगे तो कितना टाइम लगेगा, उधर लेटो फिर धीरे धीरे सीधे आगे लौटेंगे और फिर ऐसे आगे जाएंगे, तो उससे अच्छा क्या है कि मसल से मूवमेंट करना, सिंपल। तो क्यों कर पा रहे हैं मसल से मूवमेंट, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टाइल, इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल। लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। अब देखो लोकोमोशन जो है ना, इतना सिंपल ही प्रोसेस नहीं है, बस ऐसा खड़े खड़े और तुम चल गए, यहाँ पर खड़े थे तुमने देखे अब तुम वहाँ पर देखे, ऐसा होगा नहीं है। यहाँ पर तीन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट, एक तो मसल की को कॉन्टैक्ट करने में, दूसरी चीज़ उसके न्यूरल सिग्नल की। तुम सोचिए ना, तो फिर वो ऐसा शराबी के इधर उधर डोलते चल जाएंगे ना, अगर हमारे कंट्रोल में नहीं तो शराबी का होता क्या, उसका जो पीछे का ब्रेन रहता है ना अपना, वो अफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से खुद की बॉडी पे कंट्रोल खो देता हूँ। अब कंट्रोल खो देता तो फिर वो इधर जा रहा है इस तरह चलता है। इसका मतलब क्या है, इससे क्या बात समझ में कि हमको चलते वक्त में हमारी बॉडी पे कंट्रोल भी रहना पड़ता है। सिर्फ मसल ही हमारे मूवमेंट का काम कर लेंगे नहीं, हमारी बॉडी का हमारा दिमाग कंट्रोल भी करेगा, तब हम मूव कर सकते हैं। तो अपना एक मसल हो गई,
दूसरा ब्रेन जो कंट्रोल करेगा हमारे इसको बैलेंस को कि भाई कहाँ बैलेंस किधर जाना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, स्केलेटन, ये जो हड्डी है, हड्डी की मतलब ऐसा तुमने मान लो तो तुम्हारी बॉडी में जितने हड्डी सारे निकाल दो और चल के दिखाओ, कब चलेंगे तो बोलो, खड़े नहीं सकते ना, एक गोश्त का टुकड़ा बनेगा, फिर उसके बाद क्या रहता है, कुछ भी नहीं चल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है possible। तो तीन चीज़ें देखा तुमने है ना, मस्कुलर मूवमेंट को लोकोमोशन करने के लिए हमारे पास में तीन चीज़ें, बगैर तीन चीज़ों के हम लोकोमोशन की जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। कौन सी है बोलो, मसल्स होना सबसे पहले, दूसरा स्केलेटन होना, स्केलेटन मतलब ढांचा, हड्डियों का ढांचा, क्या बोलेंगे वो स्केलेटन, और तीसरी चीज़ हाँ न्यूरल सिस्टम से हमारी बॉडी पे कंट्रोल होना। अगर वो नहीं रहेगा फिर किधर जाएंगे तो सही अपन, लेकिन किधर जाएंगे वो मालूम है नहीं मालूम। तो लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, यानी इन तीनों का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना, तीनों ने मिलकर काम करने को ना। उस टाइम पर ब्रेन भी एक्टिव होना चाहिए तुम्हारा, मसल्स भी एक्टिव होना चाहिए और स्केलेटल सिस्टम ने भी वर्क करना चाहिए। हड्डियों ने बोल दिया, हाथ ने बोल दिया कि मैं नहीं उठा कर, या फिर पैर की मसल्स ने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं सरकती है हड्डी, हड्डी को सरकाना नहीं पड़ता अपने, बस हड्डी की मदद लेके अपन सहारे से आगे चलते रहते। In this chapter, you will learn about the types of muscles, their structure, mechanism of their contraction, and importance aspect of the skeletal muscle। और सबसे मेन जो चीज़ पढ़ने वाले इस चैप्टर में स्केलेटल मसल के बारे में, वरना तो सब चीज़ें पढ़ेंगे फिर कितनी टाइप की मसल्स रहती है, कौन से फंक्शन रहते हैं, लेकिन सबसे मेन जो पढ़ने वाले इस चैप्टर में वो किसके बारे में पढ़ने वाले, स्केलेटल मसल के बारे में। अब देखो, you have studied in chapter 8 that cilia and flagella are the outgrowths of the cell membrane, है ना, क्या आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, वो पढ़े बोले तुमने। फ्लैजिला मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, अब इसमें स्पर्मेटोजोआ मूव करते दिख रहे थे तुमको, स्पर्मेटोजोआ बोले तो स्पर्म्स है ना, वो मूव करते दिख रहे थे, उनकी मूवमेंट किसकी वजह से हो रही थी, फ्लैजिला, हाँ फ्लैजिला था ना, उनकी खुद की मूवमेंट हो रही, वो तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो सीले वो मूव करा रहे, वो नहीं मूव करा रहे स्पर्म, वो ओवम को मूव कराने में मदद कर रहे हैं ना, तो हम तो खुद को खुद मूव कर रहे हैं, तो उसकी जो मूवमेंट थी किसकी वजह से थी, फ्लैजिला मूवमेंट, ठीक, फ्लैजिला, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआन्स लाइक यूग्लिना। अभी एनिमेशन लगाया था मैंने, उसके अंदर क्या था, यूग्लिना की मूवमेंट, तो यूग्लिना दिखा रहा था अमीबा के बाद में, यूग्लिना फ्लैजिला था उसके पीछे लगेगा, उसके अंदर भी क्या होती है, फ्लैजिला रहता है। और तीसरी चीज क्या बोला, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस में क्या रहता है, वाटर करंट है, अब बेबी स्पॉन्जेस ये स्पॉन्ज रहती है क्या, और यहाँ पर सुराख रहती है उसके अंदर, तो ये वाटर करंट को मेंटेन करने के वास्ते भी कौन रहेगा, फ्लैजिला रहता है, वाइनोसाइट सेल्स रहते हैं वो रहते हैं, इसके बारे में हम डीप में पढ़ने वाले, तो भी याद रखो। तो तीन एग्जांपल दिया उसने फ्लैजिला मूवमेंट, सबसे पहली कौन थी, स्पर्मेटोजोआ की मूवमेंट, दूसरी कौन सी, यूग्लिना की दिया, यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला रहता है, और तीसरी दी स्पॉन्जेस। उसमें देखने एक मतलब इम्बाइब में हो सकता होगा वो चीज़ होगा, तो बोलने वाले मेरे को उसमें है कि नहीं इम्बाइब में, तो ये चीज़ इसमें कैसे मूवमेंट करता, कैसे मदद करता फ्लैजिला का, इसमें होगा देखने में, यानी वाटर को अच्छे से पास कराने में मदद करें, तो हम यहाँ पे लगे फ्लैजिला रहेंगे ना, वाटर को प्रॉपर तरीके से यहाँ से देखो, यहाँ से एंटर करेगा वाटर और इसके जरिए से बाहर निकलेगा, इसको ऑस्टिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टिया, और इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, और इसको बोलते हैं ऑस्क्यूला। तो ऑस्टिया से एंटर करेगा वाटर, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे बड़े बोर्ड से, पूरा वाटर ऐसा था, और ये वाटर अब यहाँ से निकलने के लिए वाटर को ऊपर लूटना भी तो जरूरी है ना, तो वाटर को कोई ना कोई ऊपर लूटने वाला है फ्लैजिला के जरिए, वाटर ऊपर चलेगा, समझे। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ लाइक प्रोटोजोआन्स लाइक यूग्लिना, तो इन तीनों में कौन मदद करा अपना, फ्लैजिला, कौन मदद करा, फ्लैजिला। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, अपने देखे हार्ट का ओरिजिन है, हार्ट का मेसोडर्मल ओरिजिन है ना, तो मसल भी क्या है, मेसोडर्मल, ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, बोन हो गया, ये तीनों भी क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन है ना। अब ये क्या करना है तुमको, जो चीज़ें आ रही है ना उसको एक जगह लिख कर डालने के, तो मेसोडर्मल ओरिजिन तीन होना है, अपने को जनरली दो चीज़ें पढ़ने मिलती, 2-3 चीज़ें पढ़ने मिलता, सारा नहीं पढ़ाता हूँ। तो मसल लिखी तुमने मेसोडर्मल के बहुत सारे अपने पास, जैसे हार्ट भी मेसोडर्मल है, उसके बाद मसल्स मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, ब्लड मेसोडर्मल इन ओरिजिन है तुम्हारा, बोन्स मेसोडर्मल, तो ये 2-3 चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। ओरिजिन मतलब उससे बनी हुई है, यानी जब हमारी बॉडी बनती ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब एम्ब्रियो बनता, तो उस वक्त के अंदर सबसे पहले 3 लेयर्स बनती है,
उन 3 लेयर से फिर हमारे अलग अलग ऑर्गन मिलते हैं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन वगैरह और सारी चीज़ें, वो देखो 3 लेयर रहती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अभी इसका एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं। तो लेगा रहता है, चल कर देख और ना जब तुम तो ऐसे 3 लेयर्स रहती है हमारी बॉडी के लिए, 3। सबसे बाहर वाली कौन सी रहती है? एक्टोडर्म में, ये सबसे बाहर वाली इसको बोलते हैं एक्टो, और बीच वाली जो रहती है उसको मीजो, और सबसे अंदर वाली जो रहती है उसको एंडो। एंडो तो 3 लेयर्स रहती है, मीजो, मीजो डर्म, डर्म बोलते, डर्मस स्किन कवरिंग उसको बोलते डर्म। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से बोलेंगे अपना ब्रेन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम बनता है। मीजोडर्म से अभी अपन ने देखे हार्ट, ब्लड, बोन, मसल्स, ये सारी चीजें मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एंडोडर्मल इन ओरिजिन जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो एंडोडर्मल है। बस इतनी चीजें ये 3 लेयर से 3 लेयर है, 3 लेयर से जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में अलग अलग चीजों से अलग अलग इसकी बहुत बड़ी हुआ है, तो हैवी नहीं हो इतना डिटेल है उसकी कि कौन सी चीज़ किससे बनती, बहुत ज़्यादा डीप है, अपने उसके बारे में दिया भी नहीं ज़रूरत। बस वो कई जगह पर इनके बारे में भूल जाए, बस के हार्ट मेसोडर्मल ओरिजिन और ये बोल बस। तो मसल इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, है ना। ओरिजिन बोले तो कहाँ से बनकर आया है, ठीक है। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द मसल ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो हमारा 40 से 50% वजन जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर 50 किलो का है, तो अगर कोई 50 किलो का है, इसका मतलब 25 से 20 किलो का हम मसल का वजन है, समझे। हाँ उसके अंदर थोड़ा कम होगा वजन, इसलिए तो उसने एक्सेप्शन दी ना 40 से 50 अडल्ट में अबाउट अप्रोक्सीमेटली है ना उसने, सबके अंदर बात नहीं कर रहा हूँ। दे हैव स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। क्या क्या प्रॉपर्टी है? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अब देखो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्यों क्लियर है। एक्साइटेबिलिटी बोले तो एक्साइट होना, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने खींच लिया इसको मसल, है ना, टिश्यू है, तुमने अगर उसको खींच लिया, रबर कैसा एक्साइट हो रहा था, यानी उसको अगर टच करेगी तो उसको इम्पल्स मिलेगा, एकदम बेहिस में रहेंगे, उसके बाद में सेंस करने की प्रॉपर्टी रहेगी, उसको बोलेंगे एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबल हो जाएगी, है ना, भागने। अब जब उसको जब इम्पल्स मिलेगा, जब उसको ऑर्डर मिलेगा तो वो काम करेगी, है ना। इसका मतलब ऑर्डर को रिसीव करने वाली, एकदम बेहिस ऐसा नहीं है कि कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता करके। तो एक्साइटेशन की प्रॉपर्टी है उसकी, एक्साइट होंगी तो वो काम करेगी, है ना। अपन एक्साइट करें उसको, ऑर्डर दिया मन चलो कॉन्टैक्ट हो जाए, तो कॉन्टैक्ट हो, तो ब्रेन से सिग्नल आया होगा, उसने सिग्नल रिसीव करी, तब जाकर वो कॉन्टैक्ट। तो एक्साइटेशन बोले तो क्या होता है? कॉन्टैक्ट को रिसीव करने वाली, ऑर्डर को मानने वाली, बस सिंपल। अपन और एक्साइटेशन बोले तो क्या होता है, अपन और समझ में आया जैसे आगे आगे पोलैरिटी। और डीपोलराइजेशन जो है ना प्रॉपर्टीज कैसी रहती है वो प्रॉपर्टी अपन न्यूरल के अंदर उसको समझने वाली, एक्साइटेशन का होते हैं। अभी थोड़ा समझ में आया तुम्हारे, ऑर्डर को रिसीव करने को क्या बोलेंगे? एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। अब हड्डी के पास में प्रॉपर्टी है अपनी, हड्डी के पास में कोई सिग्नल लेके आ सकते हैं अपनी, बोन के पास में सिग्नल रिसीव होगा क्या, वो करेंगे, एक्साइट होगी क्यों नहीं होगी, वो एक्साइटेबल नहीं होगी, समझे बात। एक्साइटेबिलिटी समझ में आया तुम्हारे। उसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो कॉन्टैक्ट होने की प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। उसके बाद में दो दिया उसने, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अब देखो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी बोले तो कॉन्टैक्ट खींचने के बाद में वापस आने के लिए जो फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, और एक्सटेंसिबिलिटी तो खींचे जाने की प्रॉपर्टी, जो लमती है, जो लमने वाली प्रॉपर्टी उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सटेंसिबिलिटी। अपन इलास्टिक का बोलते हैं लमने वाली, तो इसलिए अपन कंफ्यूज। लेकिन फिजिक्स के अंदर ही फिजिक्स के अंदर टर्म यूज होती है इलास्टिसिटी का, है ना। जैसे स्टील की इलास्टिसिटी रबर से ज़्यादा रहती बोलते हैं, क्यों? क्योंकि स्टील जो है ना अपने शेप को, वो जो तुम देखेंगे वो स्प्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखा ना तुमने स्प्रिंग वाला एक्सपेरिमेंट, बस ऊपर से फेंकते हैं तो वो पैरा से नीचे उतरते जाता करके, वो कौन सी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है? उसका इलास्टिसिटी पर। क्योंकि वो क्या करता, अपना शेप रिगेन करना चाहता, तुमने उसको क्या करे, ऐसा खींच कर ऐसा छोड़ दी, तो वो चाहता अपना शेप वो कर ले, वापस से ले ले, तो जब वो ऐसा वापस खींचता अपने आप को, तब तक क्या उसके बाद में मोशन आ जाती, आगे चलना चालू कर देता। तो इलास्टिसिटी मतलब सिंपल, लमने को इलास्टिसिटी नहीं बोलते। फिर इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं?
लमा, अगर उसको किसी ने छेड़ दिया और लमा दिया तो उसके बाद जो वापस फोर्स लगा के अपनी शेप को रिगेन करना चाहेगा उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। समझे? कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो कॉन्टैक्ट करना, मसल को दबाना, उसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी बोलेंगे। एक्सटेंसिबिलिटी तो लंबने वाली प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिबिलिटी बोले, और इलास्टिसिटी बोले तो वापस रीगेन करने के लिए, अपना शेप वापस लेने के लिए जो प्रॉपर्टी रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन? इलास्टिसिटी। समझ में? इसका एक मतलब वो भी देखना, समझ करना, अपन पहले पढ़ लेते हैं यहाँ तक, जैसे करना। हाँ ठीक है। हाँ वो स्ट्रेचेबल, वो एक्सटेंसिबिलिटी वाले हैं। अभी जो कपड़े रहते हैं अपने स्ट्रेचेबल, वो एक्सटेंसिबल, वो लंबने वाले। और इलास्टिक अपन बोलते, इलास्टिक तो अपन उसको लंबने वाले भी बोलते हैं ना, लेकिन अपन बोलते भले उसको, लेकिन उसका जो वाकई में जो मीनिंग है तुम सर्च करना, अभी हो जाएगा ना, जानने को एक मतलब देखना उसको, उसके बाद फिर उसको देखना, और कल अपन और अच्छे से बोलेंगे। ठीक। Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance and nature of region, regulation of their activities। तो मसल को बोलते हैं हमने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर दी। अब एक ही तरीके की मसल की पूरी बॉडी में होती नहीं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, वो कहाँ पर है, appearance and nature of regulation of their activities based on their location, 3 types of muscles are classified: skeletal, visceral and cardiac। उसको बोला कल देखेंगे आगे, है ना? ठीक है, क्या हो गया इन तीनों के बारे में आपको